तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये कौन सा यूनिट है? रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। और इस यूनिट में जो हमारा टॉपिक चल रहा है और वो है संकरण। ठीक है, तो अभी तक हमने संकरण में तीन संकरण को अच्छी तरह से डिस्कस किया है, sp, sp2 एंड sp3। आज हम इससे आगे के जो संकरण हैं, मींस sp3d, sp3d2, sp3d3, इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और पहला यहां पर हम जो संकरण लेंगे और वो है sp3d। तो देखो, इस संकरण में अगर हम परमाणविक कक्षक की बात करें जो संकरण में पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये होंगी ns, npx, npy, npz और इसके अलावा ndz स्क्वायर। मतलब d ऑर्बिटल में केवल ndz ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि यही ऑर्बिटल जो है z एक्सिस में है और इसी z एक्सिस में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आती हैं, किसकी? sp3d की, जिन्हें हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। ओके, संकृत कक्षक जो बनेंगी वो होंगी 5 और इनको बोला जाएगा sp3d संकृत कक्षक। ठीक है, ज्यामिति की बात करें तो ये ज्यामिति होती है इनकी त्रिकोणीय द्विपैरामिडीय, त्रिकोणीय ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। बंध कोण जो होगा इसका, ठीक है, तो बंध कोण जो है इसमें ये होंगे 120 डिग्री के, तो होंगे 3। ठीक है, 90 डिग्री के आप देखोगे 6, 3 प्लेन के ऊपर 3 प्लेन के नीचे, और 180 डिग्री का एक ही बॉन्ड एंगल दिखेगा जो एक्सियल पोजीशन में दिखेगा। एग्जांपल्स देखें तो एक तो PCl5 है, PF5 है ना, PBr5 है, SF4 है, IF3 है, XEF2 है। तो ये जो लास्ट के 3 एग्जांपल है SF4, IF3, XEF2, एक्चुअली इनमें लोन पेयर्स होते हैं। SF4 में एक, IF3 में आपको 2 लोन पेयर दिखेंगे, जबकि XEF2 में 3 लोन पेयर होंगे। हम एक एग्जांपल समझते हैं PCl5 को लेके। तो देखो, PCl5 का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें पहले तो फास्फोरस का लेंगे तो 3p, 3s2, 3p3, 3d0, ये है स्थायी अवस्था किसकी बच्चों? फास्फोरस की। ठीक है, जो नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर क्या होगा, जब ये संकरण शो करता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ns का, वो उत्तेजित होकर कहां पहुंच जाएगा? p का, ये d कक्षक में। तो कुल मिला के ऐसे फास्फोरस में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझ गए? अब यही 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही PCl फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मींस हर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ युग्मन करता है और कुल मिला के ये बन जाता है क्या? PCl5। तो इस तरह से PCl5 में कुल मिला के 4 एटम प्लेन में है। मतलब अगर हम तल में स्थित परमाणु कहें कितने हैं, तो ये हैं 4। कौन कौन से? 3 तो क्लोराइड और एक क्या है? फास्फोरस। ये भी तो उसी तल में है जिस तल में क्लोरीन है। और 2 परमाणु जो है, 2 परमाणु मतलब क्लोरीन एटम तल के लंबवत स्थित है। समझ गए ना? इस तरह से, जिन्हें अक्षीय परमाणु बोलेंगे। तो इस तरह से कुल मिला के PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे कौन सा? त्रिकोणीय द्विपैरामिडीय। क्यों बोलते हैं इसको द्विकोणीय द्विपैरामिडीय? क्योंकि अगर आप इसको और इसको, इन तीनों के यहां से और यहां से मिलाएं तो एक पिरामिड त्रिकोणीय ऊपर बनेगा और एक पिरामिड त्रिकोणीय नीचे बनेगा। तो एक तो यही क्वेश्चन होता है कि कितने परमाणु PCl5 में एक ही तल में स्थित हैं? तो 4, 2 तल के लंबवत स्थित हैं। बात क्लियर है यहां तक? अब हम आते हैं SF4 की संरचना। तो देखो बच्चों, SF4 में सल्फर परमाणु केंद्रीय होता है
और इसमें क्या होगा कि जब ये यहां से समझें कि फास्फोरस में 3s2 में 2 थे और 3p3 में कितने थे, 3। लेकिन अगर हम फास्फोरस सल्फर की बात करें तो 3p4 हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही उत्तेजित होगा तो sp3d संकरण हो जाएगा, तो एक लोन पेयर बच जाता है। तो SF4 में ये लोन पेयर आणविक तल में ही होगा, मतलब अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में से ये जो कहलाती है, ठीक है, इक्वेटोरियल, या हम इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, तो यहां पर स्थित होगा। अभी ऐसा क्यों है, अभी हम बेंट सिद्धांत है एक, उसमें देखेंगे। बाकी ये जो परमाणु है 4, वो इस तरह से व्यवस्थित होंगे। रीजन ये भी है कि लोन पेयर अणु में ऐसी स्थिति में आता है जहां पर लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण थोड़ा कम रहे। तो यहां पर आ जाने से जो बॉन्ड पेयर 2 निरक्षीय स्थिति में है वो काफी दूर हो गए, जिससे उसमें रिपल्सन काफी कम होगा और अणु में स्थायित्व ज्यादा होगा। IF3 में चले जाएं तो फिर एक लोन पेयर अगर हम यहीं देखें फास्फोरस में और आयोडीन में कंपेयर करें तो आयोडीन में यहां पर 5p5 हो जाते हैं, तो एक ही उत्तेजित होगा, तो फिर इसमें आप देखोगे 2 लोन पेयर बच जाएंगे। और इस तरह से लोन पेयर फिर वही निरक्षीय स्थिति में आ गए, उनके बीच का एंगल मैक्सिमम है 120 डिग्री का, जिससे उनमें रिपल्सन कम होगा और स्थायित्व ज्यादा होता है। और बेंट रूल के अनुसार लोन पेयर उन संकृत कक्षकों में स्थित होते हैं जहां S लक्षण ज्यादा हो। तो अक्षीय स्थिति में S% लक्षण ज्यादा होता है और ऐसे में वो नाभिक से अधिक आकर्षित रहते हैं, और आकर्षित होने के कारण अणु की ऊर्जा काफी कम होती है। एक तो ये रीजन है। दूसरा है कि यहां पर स्थित है तो इससे जो बंध कोण के जो बंध इलेक्ट्रॉन युग्म है और जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इनमें रिपल्सन काफी कम होता है। तो ये कहलाता है टी शेप। तो IF3, ICl3, IBr3 इस तरह का कोई भी अगर अणु दिखता है तो वो टी शेप ही स्ट्रक्चर होगा। और XCF2 में चले जाएं तो कुल मिला के एक ही इलेक्ट्रॉन P में उत्तेजित होकर जब D में जाएगा तो 2 तो मतलब है P में रह जाएंगे लोन पेयर और एक S में, तो 3 लोन पेयर टोटल रहेंगे XCF2 में। और ये तीनों लोन पेयर आणविक तल में आ जाने से रिपल्सन कम होगा, जिससे अणु एक लीनियर स्ट्रक्चर में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है sp3d संकरण के बारे में। अब देखो बच्चों, कई बार ऐसे भी अणु आते हैं जहां पर केंद्रीय परमाणु से अलग अलग ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़े हों, तो फिर उस समय यह आता है कि कौन से परमाणु को कहां रखा जाए, अक्षीय स्थिति में किसको रखा जाए, निरक्षीय स्थिति में किसको रखा जाए। तो इसके लिए एक बेंट रूल दिया गया है कि 2 अलग अलग तत्व यदि केंद्रीय परमाणु से जुड़ते हैं तो अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु उस संकृत कक्षक से जुड़ता है जिस संकृत कक्षक में S लक्षण अधिक होता है। अधिक, ठीक है, अलग अलग केंद्रीय परमाणु से जुड़े हों तो अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु उस संकृत कक्षक से जुड़ता है जिस संकृत कक्षक में S लक्षण कम होता है। सॉरी, यहां पर क्या आएगा, S लक्षण कम होता है, क्योंकि अधिक ऋण विद्युतीय और कम ऋण विद्युतीय परमाणुओं के बीच में ज्यादा आकर्षण उत्पन्न होता है देन अधिक अधिक ऋण विद्युतीय या कम कम ऋण विद्युतीय, तथा एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म और कम ऋण विद्युतीय परमाणु उस संकृत कक्षक में, ठीक है, उस संकृत कक्षक में जुड़ता है, उस संकृत कक्षक में, ठीक है, यहां से आएगा, संकृत कक्षक में जुड़ता है जिसमें S% लक्षण अधिक होता है। ये मतलब है S% लक्षण जिस कक्षक में ज्यादा होगा उसकी ऋण विद्युता ज्यादा होगी, तो उस ऋण विद्युतीय संकृत कक्षक में कौन आके जुड़ेगा, कम ऋण विद्युतीय परमाणु, और अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु उस संकृत कक्षक में जुड़ेगा जिसमें S लक्षण या जिसकी ऋण विद्युता कम हो। अब देखो, अब आता है कि आप S% लक्षण कैसे निकालेंगे।
इसका फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। थीटा अगर आप 90 डिग्री रख देते हैं तो s लक्षण 0 आएगा। मींस यहां जो एक्सियल स्थिति में, अक्षीय स्थिति में जो कक्षक है आप देख रहे हैं उसमें s प्रतिशत लक्षण 0 है। मींस s कक्षक यहां पर नहीं होगा बिल्कुल उसका पार्टिसिपेशन। तो एक्सियल स्थिति में जो कक्षक है वो सबसे कम ऋण विद्युतीय कक्षक होगा। अब आता है कि इक्वेटोरियल में क्या होगा, तो यहां पर अगर आप 120 डिग्री में ये कक्षक हैं तो यहां 1 थीटा 120 डिग्री रखोगे तो s प्रतिशत लक्षण जो निकलेगा, ठीक है, वो आएगा 33%। इसका मतलब है कि ये जो कक्षक है देखा जाए तो sp2 संकृत कक्षक हो। यहां पर s लक्षण अधिक है तो अधिक ऋण विद्युतीय कक्षक हो गए। और यहां पर आपने देखा कि ये जो कक्षक है ये वाले, है ना, ये शुद्ध देखा जाए तो परमाणु कक्षक के जैसे हो गए। तो यहां की ऋण विद्युता कम है, इसकी ऋण विद्युता ज्यादा है। मतलब है कि अक्षीय स्थिति में जो कक्षक है संकेत कक्षक, उनकी ऋण विद्युता कम है और निरक्षीय स्थिति में जो संकेत कक्षक है उनकी ऋण विद्युता ज्यादा है। यही रीजन है कि अगर फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों जुड़े तो फ्लोरीन जो है अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु है, इसलिए वो कहां जुड़ रहा है, अक्षीय स्थिति में। और क्लोरीन कम ऋण विद्युतीय परमाणु है तो वो जुड़ रहा है निरक्षीय स्थिति में। लोन पेयर भी देखो, लोन पेयर हमेशा निरक्षीय स्थिति में क्यों आते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि लोन पेयर उन संकृत कक्षकों में होते हैं जहां s प्रतिशत लक्षण ज्यादा हो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन संकृत कक्षकों की ऋण विद्युता ज्यादा होगी। ऐसे में लोन पेयर नाभिक की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे और ऊर्जा ज्यादा उत्सर्जित होगी और अणु में स्थायित्व ज्यादा है। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही काम का थ्योरी है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ गए कि किस परमाणु को कहां रखना है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। फिर हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है जो संकरण, वो है sp3d2। तो अगर परमाणविक कक्षकों की बात करें तो ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगी ns, npx, npy, npz। इसके अलावा ndz स्क्वायर और एक ndx स्क्वायर y स्क्वायर। देखो dz स्क्वायर क्यों पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि ये sp3d2 संकरण में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल z एक्सिस में होती हैं, तल के ऊपर तल के नीचे। और चार जो संकृत कक्षक हैं वो x और y तल में होती हैं, जहां x और y अक्ष होती हैं उसी तल में स्थित होती हैं। और इसलिए इस तल में आने वाली सारी परमाणविक कक्षक संकरण में भाग लेती हैं। संकृत कक्षक जो बनेंगे वो 6 होंगे और इन्हें बोला जाएगा sp3d2 संकृत कक्षक। ज्यामिति की बात करें तो ये है अष्टफलकी, ऑक्टाहेड्रल। बंद कोण 90 डिग्री के आपको 8 दिखेंगे। 8 क्यों, 90 डिग्री के हो जाएंगे 4 8 12 होंगे कुल मिला के। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 12। और 180 डिग्री के आपको दिखेंगे 3। यही एक संकरण है जहां पर सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल वाले जो है बंध मिलते हैं। मींस इसी में सबसे ज्यादा डिग्री के एंगल मिलते हैं और वो है 3। उदाहरण SF6, IF5 और XEF4। IF5 में 2 लोन पेयर होंगे और XEF4 में, सॉरी, IF5 में 1 लोन पेयर होगा और XEF4 में 2 लोन पेयर। हम सल्फर का संकरण समझते हैं SF6 को लेके। तो देखो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4 3d0। इस तरह से कुल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये है स्थायी अवस्था और ये हो गई इसकी क्या, उत्तेजित अवस्था। इस अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन s कक्षक से पहुंच जाता है कहां बच्चों, d में नहीं, एक क्यों, 2, मतलब एक s का और एक p का। इस तरह से 2 उत्तेजित हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं d कक्षक में। इसलिए कुल मिला के 2 d कक्षक, 3 p कक्षक और 1 s कक्षक पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसलिए संकरण हो गया sp3d2। अब ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन परमाणुओं से सिग्मा बंध बना लेते हैं और इस तरह से 4 एक ही तल में और एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे। अब अगर आप इसमें बंध कोण की बात करें तो देखो ये 90 डिग्री का है, तो 4 90 डिग्री के ऊपर, 4 90 डिग्री के कहां नीचे और 4 90 डिग्री के तल में, तो हो गए 12। ये वाला एंगल अगर आप देखोगे, है ना, कि यहां पर ये जो एंगल है ये वाला, तो ये कितने का है, 180 डिग्री का। आप ये देखो तो ये भी 180 डिग्री का है, ये देखो तो 180, तो 3 180 डिग्री के दिख रहे हैं।
और इस तरह से एक अष्टफलक बन जाएगा, चतुष्फलक ऊपर की तरफ और एक चतुष्फलक नीचे की तरफ, इसलिए बोलेंगे अष्टफलकीय संरचना। ओके, अगर IF5 में आ जाए तो IF5 में केवल p कक्षक का ही इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा d में, और इस तरह से जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी कहां बच जाएगा, s कक्षक में, और वही लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। ऐसे में ये लोन पेयर तल के ऊपर या तल के नीचे रहता है, जिससे अणु में मैक्सिमम क्या रहेगी, स्टेबिलिटी, मतलब सीधा सा है वो तल के लंबवत स्थित हो जाता है। अब वो एक्सियल पोजीशन बना सकता है तल के लंबवत या फिर इक्वेटोरियल, और इस तरह से IF5 एक स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे, ठीक है, वर्गाकार समतलीय, नहीं वर्गाकार पिरामिडीय मैडमीडिय संरचना, इस तरह से बनी, और ये है वर्गाकार समतलीय। ठीक है, XCF4 में चले जाएं तो दो लोन पेयर रह जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। ये दोनों लोन पेयर तल के ऊपर और नीचे मैक्सिमम डिस्टेंस में आ जाते हैं, जिससे रिपल्सन कम होता है और अणु की संरचना हो जाती है वर्गाकार। ठीक है, ये वर्गा है, वर्गाकार समतलीय, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो यहां तक बात समझ गए। फिर आता है sp3d3 संकरण। तो ये है परमाणुीय कक्षक ns, npx, npy, npz, ndz2, ndx2y2 और ndxy। मतलब दो आणविक संकृत कक्षक z तल में है, इसलिए dz भाग लेगी, है ना। और जो है 5 संकृत कक्षक चूंकि एक ही तल में है और x y तल में है, तो x और y से संबंधित जितने भी d कक्षक हैं वो तो पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये होती है dx2 y2 और ndxy। कुल मिला के ऐसी 7 परमाणुक कक्षक जुड़ेंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 बनेंगी, जिन्हें बोला जाएगा sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ज्योमेट्री की बात करें तो जो ज्यामिति है उसकी पेंटागोनल बाइपैरामिडल, पंचभुजी द्विपैरामिडी होगा, और बंध कोण होगा 72 डिग्री के 5, 90 डिग्री के हो जाएंगे 10 और 180 डिग्री का 1। और इसका एग्जांपल है IF7 और XCF6। XCF6 में एक लोन पेयर रहेगा। आयोडीन 53 कॉन्फ़िगरेशन होता है, लास्ट में आता है 5s2 5p5 5d0। तो ये है इसकी स्थायी अवस्था, ठीक है, जहां पर ये आप देख रहे हैं 5s2 5p5 5d0। फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन एक एक करके यहां उत्तेजित हो जाते हैं यहां पर, और इस तरह से 7 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाने से आयोडीन 7 फ्लोरीन परमाणुओं के साथ इस तरह से जुड़ के और सिग्मा बंध बनाता है। 5 फ्लोरीन परमाणु एक ही तल में आ जाते हैं और 2 फ्लोरीन परमाणु तल के ऊपर और नीचे स्थित होते हैं, और ये कहलाती है पंचभुजीय द्विपैरामिडीय। ठीक है, इस तरह से पेंटागोनल पंचभुजी है ये, और द्विपैरामिडी होती है। ये जो एंगल दिख रहे हैं ये है 72 डिग्री के, ये है 90 डिग्री का, और ये जो एंगल है ये है 180 डिग्री का। XCF6 में चले जाए तो XCF6 में जो है एक लोन पेयर आ जाता है, और ये लोन पेयर X और Z या Y और Z तल में इस तरह से स्थित होता है, और इसके कारण जो इसकी संरचना है, समझ गए ना, वो अष्टफल की, नियमित अष्टफल की ना हो के थोड़ा सी क्या हो जाती है, विकृत। इसीलिए इसको बोला जाएगा विकृत अष्टफलकीय संरचना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल, विकृत अष्टफलकीय संरचना। ठीक है, तो ये व्यवस्था बनती है XCF6। यहां तक तो हो गया संकरण, जो अभी नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन जो नॉर्मल मॉलिक्यूल में, कॉमन मॉलिक्यूल में दिखता है। बाकी संकरण के और भी प्रकार हैं, D2sp3, DsP3, ठीक है,
DsP2। तो इस तरह के संकरण हम आगे देखेंगे और वो हमें मिलेंगे किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उप सह संयोजी यौगिकों। अभी हम यहाँ सिंपल मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ रहे हैं। अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन मॉलिक्यूल। अगर आपको किसी भी अणु को आपको दिया गया है, अणु दिए गए हैं और उनमें पहचानना है कि किसमें कौन सा संकरण है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने। पहला है कि यौगिक हाइड्राइड के रूप में हो, मतलब हाइड्रोजन परमाणु सीधा केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हो। मतलब जब ये संबंध तब लगेगा कि हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय परमाणु से जुड़ा है, ठीक है। जैसे NH3, H2O, CH4, H2S, या फिर ऋणायन के रूप में है NH2-, NH4+, इस तरह की। तब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, संकृत कक्षक अगर आपको निकालना है, ठीक है, ये क्या है, संकृत कक्षक। तो ये फॉर्मूला है V-2B/2 प्लस B। यहां पर ये जो V-2B/2, इसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ये बताएगा लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बताएगा कि उसमें कितने हैं, और ये बताएगा बंध युग्म, कौन से, सिग्मा बंध युग्म B जो है। तो यहां पर V पहले आते हैं कि V कैसे डिसाइड करें, तो ये है टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। मतलब है कि समस्त जो परमाणु, समस्त परमाणुओं की संयोजी इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दोगे, ठीक है, इस तरह से। अगर उसमें निगेटिव चार्ज है तो ऋणात्मक आवेश संख्या जो है उसको लिखें, जोड़ दें उसमें, और ये है धनात्मक आवेश संख्या। मतलब है पहले जितने भी परमाणु हैं अणु में, उन सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ लो। अगर उसमें कोई ऋणावेश है, नेगेटिव आयन है, तो उसका ऋणावेश की संख्या जोड़ दो, और अगर उसमें धनावेश है तो उस संख्या को घटा दो। बी जो है यहां पर है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मतलब सिग्मा बॉन्ड्स। अब देखो, और ये तो हो गया हाइड्राइड। हाइड्राइड को छोड़कर कोई अन्य परमाणु हो तो ये फॉर्मूला लगेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स V-8B/2 प्लस B। बिल्कुल सब वही है। V समस्त परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, नेगेटिव चार्ज को जोड़ दो, पॉजिटिव चार्ज को घटा दो, और जो B है नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, बंधित, ठीक है, सिग्मा बंधित। बल्कि यहां पर क्या लिखेंगे हम, सिग्मा बंध से संलग्न परमाणु। और आपको सिग्मा बंध समझ में नहीं आ रहा है, संरचना नहीं पता, तो जितने अदर बॉन्डेड एटम, केंद्रीय परमाणु छोड़ दो, जो बच्चे उनको यहां पर B की वैल्यू में रख दो। जैसे अमोनिया में निकालना, तो देखो V हो गया 5 नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 जो है 3 हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के हो गया 8, और B का वैल्यू रख दिया आपने 3, तो ये आ गया 8 - 3 × 2/2 + 3, मतलब 1 + 4 मीन्स 4। तो 1 + 3 = 4, तो ये आ गया sp3 संकरण। इस तरह से इसमें अगर आपसे कहा जाए कि लोन पेयर कितने हैं, तो 1, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो वो हो जाएंगे 3। कुल मिला के 4 पेयर हैं, ठीक है। तो ज्यामिति तो हम जानते हैं इसकी होगी चतुष्फल की, लेकिन संरचना होगी त्रिकोणीय पिरामिड। NH2- में चले जाए तो देखो नाइट्रोजन के 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन और 1 ऋणावेश जोड़ दिया, कुल मिला के ये हो गए 8। B का वैल्यू हो गया 2। इस तरह से ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप करोगे तो ये पता चल रहा है कि 2 जो है इसमें लोन पेयर है और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर। कुल मिला के 4 संकृत कक्षक चाहिए, और इसमें संकरण होगा sp3। ऐसे NH4+ में चले जाओगे तो यहां पर नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन के 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और 1 धनावेश है, वो माइनस कर दिया तो हो गया 8। V का वैल्यू रख दिया 4, तो ये आया हमारे पास कुल मिला के 0 + 4 मीन्स 4। तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, केवल 4 ही क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। यहां तक बात समझ गए। अब मान लो हाइड्राइड को छोड़कर जैसे हम CO3 2- में ले रहे हैं,
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन के, 3 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ऋणावेश है, तो कुल मिला के ये सब जोड़ा तो आ गया 24। कार्बन यहाँ केंद्रीय परमाणु है, ऑक्सीजन बंधित परमाणु है, तो उन ठीक है ऑक्सीजन एटम्स को यहां रख दें तो 3 ये हो गए। तो कुल मिला के यहां पर जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये HO संकृत कक्षक निकल रही है 3, मींस यहां लोन पेयर 0 है, समझ गए ना। तो ये है sp2 संकरण। ऐसे pf5 में निकाल लो तो फास्फोरस के हो गए 5 और आपके पास 5 फ्लोरीन है, हर फ्लोरीन में 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुल मिला के ये आ गया 40 और 5 तो हो गए बॉन्डेड एटम मींस फ्लोरीन, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकली 5 तो हो गया sp3d संकरण। कोई लोन पेयर नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर है। ओके, इस तरह से। फिर आता है कि यदि आपने संकृत कक्षकों की संख्या निकाली और वो प्रभाज में आ जाए, पूर्णांक में ना आए, तो 2 कारण, 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला है केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युता कम और बंधित परमाणु की ऋण विद्युता अधिक हो तो p लक्षण बढ़ाकर आगे का पूर्णांक लेते हैं। समझ गए ना कि केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युता कम हो और बंधित परमाणु की ऋण विद्युता अधिक हो तो आप केंद्रीय परमाणु में p लक्षण बढ़ा दोगे और उसका आगे का पूर्णांक लोगे, और विपरीत स्थिति में मतलब केंद्रीय परमाणु की उच्च ऋण विद्युता हो तो s लक्षण बढ़ाकर निचला पूर्णांक लेते हैं। देखो कैसे, मतलब है कि जैसे 2.5 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपने निकाली और बंधित परमाणु उच्च ऋण विद्युती है तो आप इसे आगे बढ़ा दोगे, कितना कर दोगे 2.5, इसका 3 कर दोगे। बंधित परमाणु की ऋण विद्युता उच्च थी तो 2.5 को कितना कर दिया आपने 3। और अगर यहां पर बंधित परमाणु की ऋण विद्युता निम्न है, ये लिखा है ना बंधित परमाणु निम्न ऋण विद्युती है, ठीक है, तो आप उसमें S लक्षण बढ़ा के और पीछे की तरफ ले आओ, मतलब 2 पॉइंट कितना कर दोगे 0। देखो NO2 है, जैसे NO2 में नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के हो गए ये 2 और 6 हर एक में 2 ऑक्सीजन के, कुल मिला के निकला 17। B है 1 2 बॉन्डेड एटम, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए 2.5। चूंकि ऑक्सीजन बंधित परमाणु है और नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है, इसलिए ऑक्सीजन की ऋण विद्युता नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 2.5 को हम कहां ले जाएंगे 3 की तरफ, मतलब उसमें p लक्षण बढ़ा देंगे। हमने यहां पर क्या किया है p% लक्षण बढ़ा देना, और ऐसा करके आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखेंगे तो NO2 में जो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में माना जाएगा। इसका एक जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, विषम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विषम इलेक्ट्रॉन वो होगा संकृत कक्षक। इस तरह से करना है। अब मान लो आप यहां आ जाओ, CH3 में निकाल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4, हाइड्रोजन के 3 7 आ गए, 3 बॉन्डेड एटम 3 हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालनी 3.5, तो हम यहां पर 3.5 को पीछे की तरफ ले जाएंगे। मतलब है कि केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युता ज्यादा है कार्बन की और हाइड्रोजन की क्या है कम, तो इसी डेसिमल पॉइंट के पीछे का नंबर लेंगे, मींस हम इसमें 3 लेंगे और यहां पर लिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो इस तरह से डिसाइड करेंगे। अगर अपूर्णांक में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाती हैं, केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युता कम है तो p लक्षण बढ़ा दो, मतलब पूर्णांक के आगे का, अपूर्णांक के आगे का पूर्णांक अंक लेना है, और अगर इसका उल्टा है तो पीछे का पूर्णांक अंक लेना है। ऐसे निर्धारित करना है संकरण। अब हम आ जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्लस आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज, सम संरचनात्मक और सम इलेक्ट्रॉनिक। तो देखो ऐसे अणु जिनमें समान संकरण, समान संख्या में बंध युग्म, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म समान हो और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, तो इन्हें बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक और सम संरचनात्मक। जैसे AlO4, ठीक है, 5 माइनस, SiO4 4 माइनस, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, ClO4 1 माइनस, XCO4। तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और आइसो स्ट्रक्चरल है, क्योंकि इनमें जो संकरण है वो sp3 है, लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर सब में 4 है, और जो एंगल होगा वो है 109 डिग्री
28 मिनट का सम। फिर आ जाते हैं PO3 3 माइनस, SO3 2 माइनस, ClO3 1 माइनस और HCO3 माइनस। इन सब में भी sp3 संकरण है, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3। और इन सब की जो संरचना है, जैसे ये सब चतुष्फल की, ये कैसे हैं? चतुष्फल की। इन सब की संरचना होगी त्रिकोणीय पैरामिडल, इस तरह से। तो ये सब संरचनात्मक भी है और सम इलेक्ट्रॉनिक भी। ऐसे CH3 माइनस, NH3, H2O, HF, ये सब इनमें जो संकरण है वो है sp3, ठीक है। और इनकी जो व्यवस्था है, संरचना नहीं होगी, तो ये सिर्फ सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इस तरह से। ये सम संरचनात्मक नहीं है, केवल सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये वाली स्पीशीज। और क्या लिखा है कि यदि केंद्रीय परमाणु से जुड़े समान परमाणु हो तथा बंध कोण समान हो तो समस्त बंधों की लंबाई समान होगी। एक बात ये ध्यान रखना है कि अगर केंद्रीय परमाणु से जुड़े सारे परमाणु एक से हैं, बंध कोण भी सब एक से हैं, ठीक है, तो उनकी बंध लंबाइयां बिल्कुल समान होंगी। जैसे CH4 में चारों CH बंध एक से होंगे, SiCl4 में चारों SiCl बॉन्ड एक से होंगे, H2 में दोनों OH बॉन्ड एक से होंगे, NF3 में तीनों NF बॉन्ड। तो इस तरह से ध्यान रखना है। फिर है यदि अक्षीय और निरक्षीय बंध कोण के मान अलग अलग होते हैं तो बंध लंबाई विक्रमानुपाती बंध कोण, ये ध्यान रखना है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के बंध कोण अलग अलग हैं तो बंध लंबाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बंध कोण। जैसे अक्षीय स्थिति में PCl5 में चले जाएं, ये 90 डिग्री का है तो बंध कोण कम, तो बंध लंबाई ज्यादा है। मतलब जो PCl एक्सियल है, ठीक है, क्या है, जो एक्सियल है, इसकी बंध लंबाई जो है इक्वेटोरियल से ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ 120 डिग्री का है तो बंध कोण ज्यादा, तो बंध लंबाई कम। जबकि अगर आप IF7 में या IF5 में चले जाए तो उल्टा हो जाएगा, एक्सियल बॉन्ड जो है बड़ा होगा, नहीं छोटा होगा, और इक्वेटोरियल बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का बंध कोण कम है, 72 डिग्री का है, तो जो 72 डिग्री है वहां रिपल्सन ज्यादा लगेगा। ऐसे में आप देखेंगे कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो ज्यादा होगा। कुल मिला के ये था हमारा संकरण के बारे में और उससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चंस बने हैं, बाकी हम वैसे पर थ्योरी में अलग से डिस्कस करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बच्चों।